हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 8 का है और ये क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक देख रहे हैं आप, ठीक है। और ये क्लास 8 का है और ये हिस्ट्री है। क्या है? हिस्ट्री है, ठीक है। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी है, जो कि आपको अब कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, बिहार बोर्ड वाले के लिए हिंदी में से एनसीईआरटी पढ़ना होगा और सीबीएसई वाले को इंग्लिश में पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी हिंदी है, जो कि जितने भी वन शॉट होंगे आपको हम इस वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आप तक पहुंचा रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर 4 क्या कर रहा है। आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्णयुग की कल्पना। क्या है? आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ग की कल्पना में क्या कहता है, थोड़ा सा इस पे हम एक जोड़ डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे है प्रश्न अभ्यास उत्तर, ठीक है। इसमें कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन है, उस क्या है उसको भी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने आदिवासी को डैश के रूप में वर्णित किया है। तो आदिवासी को अंग्रेज आदिवासी को क्या कहता था? आदिवासी जंगल में रहता था, इसलिए अंग्रेजों ने आदिवासी को जंगली कहा। क्या कहा? आदिवासी को जंगली कहा है। क्या कहा? जंगली कहा, ठीक है। अगला है कि झूम खेती में, क्या झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता था? तो जो झूम खेती होता था, झूम खेती में जो बीज बोया जाता था उसको बोलते थे छितरना। क्या बोलता था? छितरना। छितरना का मतलब क्या होता है? छिटना होता है। क्या होता है? छिटना। जैसे कि बीज को क्या करते हैं हम खेत में छिटते हैं, उसको छिहारना कहते हैं या छिटना कहते हैं, ठीक है। अगला है कि मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियों को डैश स्वामित्व मिल गया था। तो इसमें भूमि का स्वामित्व मिल गया था। अंग्रेज कह दिया था कि जाइए आप लोग भूमि में खेती बाड़ी कर सकते थे। अगला है कि असम के डैश और बिहार के डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो असम के बागान, क्या था? असम के बागान था। क्या था? बागान। और बिहार में खदान। क्या था? बिहार में खदान में काम करने वाले आदिवासियों काम में जाने लगे थे। नीचे दिया हुआ है सही गलत के बारे में बताना है कि झूम काश्तकर जमीन में जुताई करने वाले बीज रोपने वाले को कहते हैं। क्या ये सब बात सही? नहीं, ये तो बात गलत है। क्या है? ये गलत है। झूम खेती तो भाई झूम खेती जिसमें फर्स्ट बीज को छितारना होता है उसे ना झूम खेती कहते हैं, लेकिन झूम कहते जमीनों की जुताई करने वाले और बीज रोपने वाले को कहते नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगला है कि व्यापारी को संथाल और कृषि खरीदने में 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेची जाती थी। क्या है? बेची जाती थी। ये बात सही है, जब वहाँ पे सामान खरीद कर ले जाता था और वहाँ से जाकर वो 5 गुना में बेच देता था, यानी कि यह बात सही है। अगला है आपके सामने कि बिरसा मुंडा ने, क्या है कि बिरसा मुंडा ने अनुयायियों का आहन किया और वे शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दिया और डायन आजादी तोड़ना जैसे प्रथाओं को यकीन न करे। ये तो बात सही है। बिरसा मुंडा कहे कि साधु पिया आते दारू ये सब मत पियो और भूत प्रेत चुड़ैल डायन जोगी टोना इस सब के बारे में विश्वास न करो, ये बात सही है, वो उन्होंने कहे थे। अगला है कि अंग्रेज आदिवासी के जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, ये भी बात सही है। क्या है? तो यहाँ पे जो अंग्रेज जो था आदिवासी को वह हटाना चाहता था, ठीक है, वो बचाना नहीं चाहता था। तो अंग्रेज आदिवासी को जीवन की पद्धति को बचाए रखना चाहता था, जी बिल्कुल गलती नहीं, ये सही नहीं, यानी कि ये गलत बात बोल रहा है। वो बचाना नहीं चाहता था, वह जड़ से ख़त्म कर देना चाहता था। बाद में जो बिरसा मुंडा आंदोलन किया तब उस पर जाकर अपनी हक को बचा पाया। अगला है कि ब्रिटिश शासन में घुमंतू कास्तूरों के सामने कौन सी समस्या थी? तो इसकी सामने समस्या यही थी कि उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रति एक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया था। उन्होंने यह तय कर दिया था कि किसे कितना लगान देना है। कुछ ही किसान भूमि और दूसरे पट्टेदार घोषित कर दिया गया और पट्टेदार अपने भूमि और भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी कर को सरकार को कर देते थे, लगान यानी कि टैक्स दिया करते थे। अगला है कि औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी सुखियों की ताकत में क्या बदलाव आया? तो कई गांव को जमीन मालिकाना हक तो मिल गया, लेकिन उसे शासकीय शक्ति छीन ली गई। अब मान लीजिए जमीन दे दिया गया, लेकिन उस जमीन का शासन और हक शक्ति है करने का वो छीन लिया गया। उन्हें ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों का मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज का नजराना देना पड़ा, मतलब अंग्रेज को, जो किसान काम धंधा करने वाले थे, दिक्कू लोग थे, आदिवासी जंगली लोग थे, उनको अंग्रेजों को कर देना था। जो कि अनाज होता था उसमें उसको टैक्स के रूप में उसे अनाज देना पड़ता था। अंग्रेज के प्रति निजी और हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। अब अंग्रेज आए उस पर क्या शासन कर ले, इसलिए आपस में भी मिलकर उसे निजी हैसियत जो होता है उस पर समूह में शासन करना होता था। पहले जो उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही। अब जो आदिवासी जो दिक्कू थे उनके पास अब पहले की जैसा उनके पास शक्ति नहीं रही, क्योंकि अंग्रेज उस पर दबाव डालकर उस पर शासन करने लगा था।
परंपरागत कामों में काम करने के लिए लाचार हो गया और उसके वजह से अंग्रेज इतना दबाव डालने लगा, हुकूमत करने लगा कि भाई विवश हो गया काम करने के लिए और उसको काम करना पड़ा। अगला है दिक्कू से आदिवासी से गुस्सा के क्या कारण था। मतलब दिक्कुओं से आदिवासी के गुस्सा का कारण क्या था। आदिवासी को गुस्सा आया दिक्कुओं से, क्यों? तो ये दिक्कू है क्या? तो देखिए, आदिवासी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्या से बेचैन थे। मतलब आदिवासी जो थे ना, अपनी ज़िंदगी खुशहाल से जी रहे थे, अपना खेती बाड़ी करना, अपनी पहनावा, अपनी वेशभूषा, मतलब अपनी आचरण में, अपनी परंपरा में, अपनी संस्कृति में बहुत खुश थे। लेकिन जब अंग्रेज आया तो उसको बहुत उसके साथ अत्याचार हुआ। अंग्रेज कहा कि भाई तुम ये खेती नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ ज़मीन पे खेती नहीं कर सकते हो, तुम ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो बहुत तरह का, जिसकी वजह से आदिवासी को बहुत समस्या हुआ, उससे वो बेचैन भी था कि यहाँ से अंग्रेज यहाँ से भागे। उनका परिचय जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आदिवासी को ऐसा लग रहा था कि उनका जो जीवन परिचय है वह सब अंग्रेज की वजह से सब खत्म हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी जीवनी खतरे में है, उन्हें अपने धर्म क्षेत्र भिन्न हो रहा है। मतलब उन्होंने भी नोटिस किया कि अंग्रेज क्या कर रहा है, हमारे धर्म को तहस नहस कर रहा है और अपना हुकूमत चलाने के लिए और ये सब कर रहा है। तो ऐसा अनुभव होता है बिरसा मुंडा को। अगला है कि बिरसा मुंडा कल्पना युग में स्वर्ण युग किस तरह का था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों की कितनी आकर्षक और क्यों लगी होगी रही थी। देखिए, यह स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते हैं। क्या है? सतयुग। अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये कौन सी काल का है? ये कलयुग का है। और पुराना जो ये सब बातें सतयुग का है, जिसमें मुंडा लोग अच्छे जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और कुदरती झरनों की नियंत्रण रखते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिके रहें, अपने ही खेत पर काम करें। और काल्पनिक युग में मुंडा अपनी बिरादरियों और रिश्तेदारों के खून नहीं बहाए और वह ईमानदारी से जिए। और ये बिरसा मुंडा चाहते थे कि जितने भी हम लोग का समाज है, आदिवासी समाज है और मेरा समाज के लोग सब हैं, हमारे रिश्तेदार लोग हैं, और ये सभी आपस में, या जिसको बिरादरी कहते हैं, ठीक है, जिसका जात गोदिया भी कहा जाता है, आस पड़ोस कहा जाता है। तो कह रहा है कि जितने भी हमारे बिरादरी के लोग सब हैं, रिश्तेदार हैं, आपस में लड़े नहीं, आपस में मिलजुल कर रहें। जब आप मिलजुल कर रहिएगा तभी अंग्रेजों से आप लड़ पाइएगा। तो कह रहा है कि सभी मिलजुल कर रहें और रिश्तेदारों से खून नहीं बहाएं, झगड़ा न करें और ईमानदारी से जिए। ये बिरसा मुंडा कहते थे। चलिए, अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं ना, ऑल टीचिंग एग्जाम जो होता है, ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी आप क्लास का स्टूडेंट है तो आपको लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न आता है कि झूम खेती 3 नाम बताइए। झूम खेती के 3 नाम हैं, बेवर, घुमंतू और कर्तन। क्या है? बेवर खेती होता है, घुमंतू खेती होता है और कर्तन होता है। ये झूम खेती 3 प्रकार के होते हैं। बिरसा मुंडा कब गिरफ्तार हुए? ये 1895 में। क्या हुआ? 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लेता है कौन? तो ये अंग्रेजी सैनिक जो था वो। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1870 के दशक में। 1870 के दशक में बिरसा मुंडा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस जनजाति में हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म था मुंडा जनजाति समूह में हुआ था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो बिरसा मुंडा का मृत्यु 1900 में उसकी मृत्यु हुई थी। और कैसे हुई थी? हैजे के कारण हुई थी। हैजा एक बीमारी होता है, जो हैजे की बीमारी से और उनकी मृत्यु हुई थी। हैजा, अच्छा बताइए, हैजा कैसे फैलता है? हैजा कैसे फैलता है? अब आपको कमेंट में बताना है किसकी कमी से फैलता है। चलिए, अगला है कि घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो पूर्ववर्ती एवं मध्य भारत के पर्वतीय जंगली पट्टियों में रहा करते थे। ठीक है। अगला है कि झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती किसे कहते हैं? तो झूम खेती, घुमंतू खेती को ही झूम खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुमंतू खेती को। क्या है? घुमंतू खेती को ही झूम खेती कहा जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगा। क्या है? बैगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? बैरा जनजाति जो थे दूसरे के काम करने से क्यों कतराते थे? अभी भी कहीं कहीं पे लोग सब दूसरे के काम नहीं करते हैं, उसे लाज शर्म लगता है। जैसे कि खेती बाड़ी करना, दूसरे खेत में जाके काम करना। तो बैगा औरों के लिए काम करने में क्यों कतराते थे? तो कहता था बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। बैगा जो था एक आदिवासी का जनजाति है, ठीक है, जो कि जंगल की संतान मानते थे, जो जंगल के उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बैगरों के लिए अपमान की बात है। मजदूरी करना, जैसे कि दूसरे के खेत में जाकर कुछ भी काम करना पैसे के लिए, कुछ सामानों के लिए, लालसा के लिए, तो ये क्या था? मजदूरी करना, उससे अपमान मानते थे। ठीक है।
समझ में आ गया बैगा कौन था। चलिए अगला बात कर लेते हैं कि मुंडा क्या है। क्या है मुंडा, क्या है जिसे हम लोग बिरसा मुंडा बोलते हैं। तो ये मुंडा है क्या? मुंडा एक जनजाति समूह है जो कि छोटा नागपुर में रहता है। अब से पूछा जाएगा कि मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर में पाया जाता है, आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और झारखंड में पाया जाता है। और बैगा भी क्या है? बैगा भी एक जनजाति है, ठीक है। अगला है कि कुछ जनजातीय समूह के नाम बताइए। जैसे कुछ जनजाति जो है ना, आदिवासी जनजाति, उसका नाम बताइए। तो जैसे कि गुंडा जनजाति हो गया, सॉरी मुंडा जनजाति, गोंड जनजाति, उराव जनजाति, संथाल जनजाति, ये सभी क्या है? जनजातियां हैं जो अलग अलग राज्य में जंगलों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पास ये है कि ब्रिटिश अफसरों को कौन सा आदिवासी समूह ज़्यादा सभ्य दिखाई देता था? तो देखिए एक जगह टिके रहने वाले गोंड और संथाल समूह सभ्य दिखाई देते थे। मतलब गोंड जनजाति और संथाल जनजाति एक स्थान पर बहुत दिनों तक टिकते थे, इसीलिए इसे हम आदिवासी का ज़्यादा सभ्य दिखाई देता था। अब बात करते हैं स्लीपर क्या है। स्लीपर क्या है? तो लकड़ी के वे क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरी बिछाए जाते थे उसे स्लीपर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीपर कहते हैं। अगला है कि आदिवासी खाना पकाने के लिए कौन से तेल इस्तेमाल करते थे? आदिवासी जो खाना बनाते थे उस खाने में किस चीज़ का तेल इस्तेमाल करते थे? तो आदिवासी खाना पकाने के लिए साल और महुआ के तेलों का इस्तेमाल करता था, ताकि महुआ उस समय तेल का कुछ ज़्यादा प्रचलन में नहीं था, इसीलिए महुआ और साल का जो तेल बनता था उसी से वो खाना बनाने के लिए प्रयोग करते थे। अगला है कि आदिवासी अपनी जीविका कैसे चलाते थे? आदिवासी जो है अपनी जीविका को वह कैसे चलाते थे? तो आदिवासी मतलब बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं को शिकार करके अन्य वन्य उत्पादन इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगल की अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। अब मान लेते हैं कि उस समय तो भाई अनाज, अब 1800 दशक के समय में 1800 दशक के समय में तो उस समय तो कोई पता ही नहीं था कि अनाज कैसे उगाना है। तो क्या करते थे? जीव जंतु जो था, जंगल है, मछली है, जंतुओं को मारकर और अपनी जीवन यापन के लिए उसको करता था, उसका मजबूरी था, ठीक है। अब उससे भाई अनाज नहीं है खाने के लिए, तो वो क्या किया, वो वही सब करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं वैष्णव किसे कहा जाता है? वैष्णव किसे कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बुक पढ़िएगा तो इसका उल्लेख बुक में बहुत बढ़िया से किया हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी का जब बुक पढ़िएगा तो आपको ये सब बहुत ही ईजी लगने लगेगा, ठीक है। वैष्णव का मतलब होता है जो विष्णु की पूजा करने वाले को ही वैष्णव कहा जाता है। क्या है? वैष्णव का मतलब जो विष्णु की पूजा करता है उसे हम क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। समझ आ गया? अगला है कि आदिवासी दीकू किसे कहते हैं? आदिवासी दीकू किसे मानते थे? मतलब आदिवासी जो थे दीकू मानते थे, लेकिन दीकू किसे मानते थे? तो आदिवासी जो थे बाहरी लोगों को दीकू मानते थे। जैसे कि हम भारत का है और कोई दूसरे देश के लोग जब हमारे देश में आ गए तो उसको हम दीकू मानेंगे, क्योंकि वो लोग सब जो थे अच्छे नहीं होते थे। अगर एग्जाम्पल में अभी हम लेना तो दूसरे देश से आए हुए लोग सभी ना अभी सही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम पता है कौन कौन सा रुक, तो जैसे कि मान लेते हैं कि देखो दूसरे देश से, मान लेते हैं कि बांग्लादेश, क्या है? बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, पूरा नाम नहीं लिखेंगे चटवा के, चलिए ये पाकिस्तान है। अब यहाँ के जो लोग यहाँ पे आकर बसे ये लोग दीकू कहलाए। और दीकू से हमें नफरत क्यों है और आदिवासी को दीकू से इतना नफरत क्यों है कि ये दीकू लोग आया तो ठीक, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहीं के लोगों के साथ अत्याचार करने लगा, अब उसके साथ भेदभाव करने लगा, इसीलिए वो दीकू से नफरत करते थे। और हम भी करते हैं भाई, जब हमारे देश में आओगे तो भाई हमारे मुताबिक ना तुमको रहना पड़ेगा, हम जैसे कहेंगे वही से। अब तुम आया अपना देश में से छोड़कर मेरे देश में और मेरे से ही गर्दी की बात करोगे तो भाई हम कैसे सहेंगे? तो अभी एग्जाम्पल के लिए आप कहोगे सर आप अपने मन से तो बोलते हो, जी मैं अपने मन से नहीं बोलता हूँ। आप बात कर लो जाकर दिल्ली का, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम है जो कि और रोहिंग्या है और वो बांग्लादेशी है, आकर मजबूरी बस आकर यहाँ पे बस गए। अरे भाई जब तुम यहाँ का निवासी नहीं हो, अब दूसरे देश से आके यहाँ पे बस गए और हमसे लड़ रहे हो, ये कहाँ तक उचित है? तो यही सब बात दीकू के मानता था। और यहाँ पे पूछा कि दीकू, आदिवासी दीकू किसे कहते थे? तो आदिवासी बाहरी लोगों को दीकू मानते थे, जो बाहर से आए हुए थे। आदिवासियों के लिए सफ़ेद झंडा किस बात का प्रतीक था? तो सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, जो बिरसा राज करता था उसका प्रतीक था। अगला है कि बैगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? बैगा जो थे, बैगा जनजाति दूसरे को काम करने के लिए क्यों वो इतराते थे? तो बैगा खुद को जंगली का संतान मानते थे, जो जंगल के उपज पर ही जिंदा रह सकते थे, और मजदूर करना बैगों को अपमान की बात समझते थे कि भाई दूसरे के यहाँ काम करना ये अपमान की बात है। अगला है कि ब्रिटिश शासन में घुमंतु कस्तूर का सामना कौन सी समस्या होती थी? तो उन्हें जमीन के माप कर प्रति एक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया जाता था। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि कितने लोग लगान देना होगा। कुछ ही किसान को भूस्वामी और दूसरे के पट्टेदार घोषणा कर दिया गया, और पट्टेदार
अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। अगला है कि दिकुओं के आदिवासियों के गुस्सा के क्या कारण थे। दिकुओं से आदिवासियों के गुस्सा के क्या कारण थे। तो आदिवासी अपने आसपास रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा ही हो रही समस्या से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन परिस्थिति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। उनकी आजीविका खतरे में थी और उन्हें धर्म भिन्न छिन्न हो रहा था। इसलिए आदिवासियों को दिकुओं से गुस्सा आया। और दिक्कू का मतलब बाहर के जो देश से आए लोग थे उसे दिक्कू कहते थे। और तो वही हम पहले बता दिए ना कि भारत से अलावा दूसरे देश के लोग आए और भारत में रहने के बाद भारत के भी रहन सहन, भारत की वेशभूषा, भारत की बोलचाल पर अगर बाधा डाले तो भाई किसी को बकसना नहीं चाहिए। तो उस समय आदिवासी के साथ मजबूरन ऐसा अत्याचार होता था जिससे उनको बहुत दिक्कत होती थी। बोलचाल, भाषा, सब पर प्रॉब्लम होता था। अगला है कि वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब अंग्रेजों ने जंगल में भी अब कानून लगा दिया। जो आदिवासी वहाँ पे रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, उस पर भी एक कानून बना दिया। जब कानून बनाया तो आदिवासी का जीवन पर भाई कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही ना। तो क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो अंग्रेज ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब कहा कि अब जितने भी जंगल है उसमें मेरा शासन चलेगा, यानी कि सरकार मैं हूँ अंग्रेज तो मैं शासन करूँगा, मेरा ही अधिकार होगा। जहाँ हम चाहेंगे वहाँ पे तुम रह सकते हो, वहाँ पे भी नहीं रह सकते हो। और जंगल को राज्य की स्थापना घोषित कर दिया था। संपत्ति मतलब कहा कि अब जंगल, जो भी जंगल है वह सभी जंगल किसका है, सरकार का है। इसीलिए अभी अंग्रेजों के तो भी बनाया गया नियम है। अगर सही बात है, अगर अंग्रेजों ने अगर ऐसा नहीं किया हुआ था, अगर ऐसा नहीं किया हुआ था कि जंगल जितने भी है वह राज्य के सरकार का है या केंद्र का सरकार का है, अगर ऐसा नहीं किया हुआ रहता तो जिसको भी मन करता वो जंगल में जाकर और अपना हक जमा लेता और घेर कर कहता कि ये मेरा है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये जंगल में तो रह सकते हो लेकिन कोई इलाका बांधो, कोई जगह बताओ कि तुम कहाँ अस्थायी रहोगे, वही तुम्हारा होगा। नहीं तो आज यहाँ पे हो तो ये मेरा, कल वहाँ जाओगे तो वो मेरा। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया कि ये जंगल कितना है, किसका है, राज्य का है। कुछ जंगल को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये जंगल थे जहाँ अंग्रेज की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों के लोगों की स्वतंत्र रूप से घूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं के शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। अब इस जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमना, अब कहा कि भाई जंगल में कोई भी आदमी जो है आज़ादी से नहीं घूम सकता है, फिर यहाँ पे खेती बाड़ी भी नहीं कर सकता है, यहाँ पे फल इकट्ठा भी नहीं कर सकता है और पशु का शिकार भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो उसे कानूनन कार्रवाई किया जाएगा। हमारे हिसाब से तो भाई सही है। अगला है कि उपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखिया के ताकत में क्या बदलाव आया। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला ही, लेकिन उनके प्रशासनिक शक्ति भी छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा बनाए गए नियमों का मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब उन्होंने इतना मजबूर कर दिया गया आदिवासियों की भाई अब अंग्रेज और ब्रिटिश जो सरकार था, अंग्रेज जो नियम बनाया, अब भाई तुमको नियम का पालन करना ही पड़ेगा। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ा, जिसको कहते हैं ना कर चुकाना, जिसको बोलते हैं जुर्माना, तो वही अंग्रेजों को देना पड़ा। अंग्रेजों के प्रति निजी ही हैसियत से अपने समूह के अनुशासन में रखना होता था। निजी मतलब क्या होता है, प्राइवेट ही रखना पड़ता था। पहले जो उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही और आदिवासी के पास जो शक्ति थी, ताकत थी, अंग्रेज के आने के बाद, ब्रिटिश के आने के बाद, दिकुओं के आने के बाद अब उनके पास वो ताकत नहीं रही। परंपरागत कामों करने के लिए लाचार हो गए, अब मजबूर हो गए कि अंग्रेज जो काम करता उसको करना पड़ता। बिरसा का कल्पना युग की स्वर्ण युग किस तरह से भिन्न था। तो कहा है कि वे भी सतयुग से चर्चा करते थे और जिससे मुंडा लोग अपना अच्छा जीवन जीते थे। तटबंध बनाते, पेड़ और बागवान लगाते, पेट पालने के लिए खेती करते और कुदरत झरने का नियंत्रण करते। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिके रहे। मतलब वो चाहते थे कि जितने भी हमारे आदिवासी जो समूह के लोग हैं, जनजाति लोग हैं, वह कहीं अब ज़्यादा जाए नहीं, एक ही जगह पर बहुत दिन तक टिके और काम करे, अपना जीवन यापन चलाएं। उन्होंने अपनी खेती पर काम करे और उन्हें काल्पनिक युग में मुंडा अपनी बिरादरी और रिश्तेदारों को खून नहीं बहाए और ईमानदारी से जीवन जिए, ऐसा उन्होंने बात बताई है। झूम खेती कैसी होती है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है, जिसमें जंगल के घास फूसे जलाकर खेती को छिड़क दिया जाता है, जिसको हम लोग राख बोलते हैं। फिर उसको उसी खेत में छींट देते हैं, उस पर खेती की जाती है। जब खेती का उपजाऊ समाप्त हो जाता है तो उस जगह पर छोड़ दूसरी जगह खेती करने चले जाते हैं। इसी को झूम खेती कहते हैं। अगला है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन के दो आंदोलन का महत्वपूर्ण मायने क्या रखता है। तो बिरसा मुंडा भाई देखिए, कोई भी अगर आंदोलन होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण निकलता है। तो उसी तरह से कुछ कारण निकला। उसने औपनिवेशिक सरकार ने ऐसी कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए वह दिकु यानी कि बाहरी लोगों की आदिवासी की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। और बिरसा मुंडा अब दो महत्वपूर्ण मायने में कार्य किया।
कहा कि भाई अंग्रेज जो है, दीकू लोग जो है आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा ना करें, उस पर कोई हक न जमाएं। ये उन्होंने एक पहला आंदोलन किया। दूसरा था कि इसके एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय के विरुद्ध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्ति करने में आदिवासी सक्षम है। और देखिए, गुस्सा जब गलत हो तो गुस्सा करना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है। कहा कि भारत के कुछ चरवाहे समुदाय के नाम बताए, जैसे कि पंजाब में वरगुज्जर, आंध्र प्रदेश में लबाड़िया, कुल्लू में गडेरिया, कश्मीर में बकरवाला। ये सब कुछ चरवाहा हैं जो बकरी या भैंस चराते हैं। अगला है कि घुमंतू कास्तूरों के ब्रिटिश शासन के समय कौन सी समस्या आती थी। घुमंतू कास्तूरों के एक जगह टिक नहीं सकते थे। ऐसे समूह अंग्रेजों के काफ़ी परेशान थी और वहाँ पे भटकते थे। अंग्रेज भी उससे परेशान था कि भाई तू एक जगह क्यों नहीं बैठता है, एक जगह खेती बाड़ी क्यों नहीं करता है, उससे भी वो परेशान था। तो अंग्रेज को काफ़ी परेशानी थी और वे चाहते थे कि आदिवासी एक समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। अंग्रेज भी चाहता था कि भाई अब आदिवासी जो समूह है एक जगह रखो, एक ही जगह खेती बाड़ी करो। अब मान लेते हैं कि 2 महीना 5 महीना 1 साल यहाँ पे रहे, 1 साल दूसरी जगह चले गए, तो उसकी कोई पहचान हो कोई जगह, इससे भी अंग्रेज भी परेशान था। अस्थायी रूप से रहने वाले किसान को नियंत्रित करना आसान था और अंग्रेज अपने शासन के लिए नियमित स्रोत भी चाहते थे। और अंग्रेज चाहता था कि भाई एक जगह रहेगा तो भाई मुनाफा हर कुछ हमें आसानी से मिल पाएगा। अगला है कि झूम कास्तूर के स्थायी के रूप से बसाने अंग्रेज की कोशिश पर कामयाब नहीं हो रही थी। इसकी पुष्टि के लिए 3 तर्क दीजिए। क्या 3 तर्क हो सकता है? तो पहला तर्क यह है कि अंग्रेजी शासन झूम कास्तूर के जीवन को परिवर्तन चाहती थी। वे चाहते थे कि अस्थायी रूप से जगह काम करे और जबकि कास्तूर अपनी समस्या थी। वे कम पानी और सूखी मिट्टी वाले खेतों पर हल नहीं जोत पाते थे। अक्सर उन्हें नुकसान होता था और उन्हें उपज कम होती थी। जहाँ पे मिट्टी नरम नहीं होती है, मिट्टी जिसमें धूल होता है, तो उसमें उपजाऊ नहीं होता है, तो उसमें घाटा हो जाता है। तीसरा सबसे पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कास्तूर इस बात पर अड़े रहे कि जिसे परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों ने उन्हें बात मानने पड़ी और उसे घुमंत के पर छोड़ दिया। अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है जाओ, अब तुमको जो करना है खेती बाड़ी करते रहो। ब्रिटिश अफसरों ने आदिवासी समूह को शिकारी संप्रदाय या झूम कास्तूरों के मुकाबले गोंडा और संथाल समूह के अधिक सभ्य क्यों दिखाई देते थे। मतलब ब्रिटिश अफसर जो थे अक्सर को आदिवासी समूह शिकारी और झूम कास्तूरों की मुकाबला गोंड एवं संथाल समूह के अधिक सभ्य मतलब अच्छे क्यों दिखाई देते थे। तो अच्छे इसलिए दिखाई देते थे कि ब्रिटिश अफसर को आदिवासी समूह शिकारी, संग्रक या झूम कास्तूरों के मुकाबले गोंड, संथाल अधिक सभ्य दिखाई देते थे, क्योंकि जंगल में रहने वाले को बार्बर और जंगली माना जाता था। अंग्रेज को लगता था कि अस्थायी रूप से वह जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है, जहाँ पे उसको सभ्य बना दिया जाए, रहने के लिए जाने आने के लिए रोड बना दिया जाए, तो उससे आदिवासी को बहुत ही अच्छा होगा। गोंड एवं संथाल समूह एक जगह टिक कर अस्थायी रूप से रहते थे, जबकि शिकारी, संग्रह या झूम कास्तूर खेती जीते थे। और ये 2 तरह का जो जनजाति था, गोंड जनजाति और संथाल जनजाति, ये एक जगह टिकते थे, रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे, जिससे अंग्रेजों को भी काफ़ी फायदा होता था, उससे टैक्स लेना, उससे कुछ करना। ठीक है। अगला है कि बिरसा मुंडा की क्या शिक्षा थी। बिरसा मुंडा के शिक्षा की बात करें तो बिरसा मुंडा के निम्न शिक्षाएं थी। उन्होंने शुद्धता एवं दया पर जोर दिया था। उन्होंने शराब छोड़ने और गांव को साफ रखने पर जोर दिया था। उन्होंने मुंडाओं को आग्रह किया कि वे डायन और जादू टोना पर विश्वास नहीं करें। तो एक तरह का शिक्षाओं में भी उन्होंने रुचि लाई। सही बात है कि आज के समय डायन, जादू टोना पर विश्वास न करें और अपने गाँव को साफ सुथरा रखें, पढ़ाई लिखाई पर जोर दे, इस पर ज़्यादा उन्होंने बात कही थी। बिरसा आंदोलन का क्या उद्देश्य था। बिरसा आंदोलन जो चलाया था उस आंदोलन का क्या कारण था। तो बिरसा आंदोलन आदिवासी को सुधारने का आंदोलन था। बिरसा मुंडा जो था उसका आंदोलन आदिवासी समाज जो था उस आदिवासी समाज को सुधारने का एक आंदोलन चला था, जिसका निम्न कारण था। पहला था ईसाई मशीनरी एवं हिंदू जमींदार आदिवासी के जीवन शैली को नष्ट कर रहा है। मतलब कर रहा है कि ईसाई और मशीनरी जो एवं हिंदू जमींदार जो है वह आदिवासी जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अंग्रेजों की भी नीतियों की परंपरा और भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही है। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनके जीवनों को छीनते जा रहे हैं। ईसाई मशीनरी और उनकी परंपरा संस्कृति को आलोचना करते थे। इस तरह का उनका आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य था। तो फ्रेंड यहाँ से क्लास 8 का आपका क्लास 8 और चैप्टर 4, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है आदिवासी द्विकीय में एक स्वर्णयुग की कल्पना, जहाँ से आपका 1 शॉट आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, 1 शॉट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इसमें कवर किया। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।